हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। मेरा नाम चिराग है और आज हम ज्वेलरी सेक्टर के सभी प्लेयर्स को कंपेयर करने वाले हैं। इस वीडियो में हम 8 से 10 डिफरेंट धंधों को कंपेयर करेंगे इन टर्म्स ऑफ बिजनेस मॉडल, ग्रोथ प्रोस्पेक्ट्स एंड वैल्यूएशंस। बहुत 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 इंटरेस्टिंग वीडियो होने वाली है। वीडियो स्टार्ट होने से पहले मैं आपको एक स्टैंडर्ड डिस्क्लेमर दे दूं कि ये वीडियो कोई बाय और सेल रिकमेंडेशन नहीं है। प्लीज डू योर ओन ड्यू डिलिजेंस बिफोर बाइंग एनी स्टॉक। इस वीडियो का मकसद आपको बाय और सेल रिकमेंडेशन देना नहीं है, बल्कि आपको ये सिखाना है कि किसी भी एक सेक्टर में P2P एनालिसिस कैसे करते हैं। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले टाइटन की बात करते हैं, बिगेस्ट ज्वेलरी ब्रांड इन द कंट्री। तनिष्क, जोया, कैरेट लेन, मिया, इस तरीके की ब्रांड्स टाइटन के अंडर आती हैं। 88% ऑफ देयर रेवेन्यू कम फ्रॉम ज्वेलरी सेगमेंट। 12% रेवेन्यू नॉन ज्वेलरी से आता है, जिसमें वॉचेज और आईवेयर बड़ा हिस्सा है। पिछले 20-25 साल की अगर मैं बात करूं तो टाइटन से कंसिस्टेंट प्लेयर मार्केट में कोई भी नहीं है। लगातार 20% से ज्यादा इन्होंने ग्रोथ दिखाई है लगातार 20 साल तक, विच इज फिनोमिनल। अगर सेगमेंट वाइज बात करूं तो ज्वेलरी ने खतरनाक परफॉर्मेंस दिखाई है। पिछले 5 साल में 23% CAGR से ग्रोथ दिखाई है और हमें उम्मीद है कि अगर ज्वेलरी सेक्टर में डिमांड बनी रहती है तो 20 से 25% ज्वेलरी सेक्टर जरूर ग्रोथ दिखाएगा अगले 5 साल में भी। टाइटन में सबसे बड़ी समस्या है नॉन ज्वेलरी सेगमेंट की। वॉचेज ने पिछले 5 साल में सिर्फ 10% से ग्रोथ दिखाई है, जो 8% इनका बिजनेस है। आईवेयर की भी हालत खराब है। तो मुझे ऐसा लगता है कि अगले 5 साल में भी जो कंसोलिडेटेड इनकी परफॉर्मेंस है ना टाइटन की, वो कहीं ना कहीं नॉन ज्वेलरी सेगमेंट नीचे खींचेगी, जिसकी वजह से इनकी शायद ओवरऑल ग्रोथ 20 से 25% के बीच में रहेगी। ऐसी हमारी एक्सपेक्टेशन है। बिजनेस में कोई भी कमी नहीं है किसी भी तरीके की। 20% से ग्रोथ आ रही है। मार्जिन्स के अंदर भी कंसिस्टेंसी नजर आती है। 10 से 11% के आसपास हमें मार्जिन्स नजर आ सकते हैं अगले 2-3 साल के अंदर। 100% ऑफ देयर इन्वेंट्री इज हेज्ड। उसके बाद गोल्ड एक्सचेंज स्कीम बहुत अच्छा काम कर रही है। स्टडीड ज्वेलरी भी 23% के आसपास इनकी रेवेन्यू का मिक्स है, विच इज क्वाइट हेल्दी। अब बात करते हैं कि इस धंधे में इन्वेस्ट करने की सबसे बड़ी समस्या क्या है। वो है वैल्यूएशंस। देखिए, अगर मैं वैल्यूएशंस की बात करूं तो इनकी पीई रेशो पिछले 6 महीने में लगभग 85 से 90 के आसपास रही है, विच इज वेरी वेरी हाई, स्पेशली कंसीडरिंग कि हम अगले 5 साल में जो इनकी ग्रोथ एक्सपेक्ट कर सकते हैं वो 20 से 25% के आसपास ग्रोथ एक्सपेक्ट कर सकते हैं। अगर मैं पीई रेशो डिवाइडेड बाई ग्रोथ करूं तो वो फिगर आती है 4 से 4.5x तक, विच इज वेरी 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 हाई। पैग रेशियो टाइटन की हमें यह बताती है कि ये स्टॉक आज के दिन में बहुत महंगा है। आपको मैंने पिछली वीडियोस में भी बताया है कि मैं कंफर्टेबल हूं कि किसी भी स्टॉक की पैग रेशियो 1 और 1.5 के आसपास रहे, तो उससे कम हो तो और बढ़िया है। तो टाइटन तो उस फ्रेमवर्क में कहीं पर भी सेट नहीं होता। स्टॉक में कोई समस्या नहीं है, लेकिन वैल्यूएशन समझ में नहीं आती। अब बात करते हैं कल्याण की। टाइटन जितना बड़ा प्लेयर नहीं है, लेकिन पिछले 3 साल में जो इन्होंने अपनी ग्रोथ दिखाई है ना, दैट हैज बीन फिनोमिनल। जबरदस्त ग्रोथ। 2023 से पहले कल्याण के सभी स्टोर कोको स्टोर्स हुआ करते थे, यानी कंपनी ओन्ड, कंपनी ऑपरेटेड। मोस्टली रीजनल प्लेयर था जो साउथ इंडिया में कॉन्सेंट्रेटेड था, स्टार्टिंग फ्रॉम केरला। 2023 तक इन्होंने अपनी ब्रांड एस्टेब्लिश करने की कोशिश की। उसके बाद इन्होंने अपनी स्टोर इकोनॉमिक्स के ऊपर काम किया। 2023 के बाद इन्होंने डिसाइड किया एक्सपेंड करने का, एंड दिस टाइम एक्सपेंशन मॉडल वाज फ्रेंचाइजी मॉडल, यानी एसेट लाइट मॉडल से इन्होंने खतरनाक स्पीड से एक्सपेंड किया। 2023 में इनके 150 के आसपास स्टोर हुआ करते थे। 2024 में लगभग 70 नए स्टोर ऐड हो गए, 215 के आसपास स्टोर चले गए। 2025 में ये फिगर लगभग 350 के आसपास चली गई है। यानी पिछले 5 साल के अंदर इन्होंने लगभग 35% से अपनी स्टोर्स को एक्सपेंड किया है। जो इनके एग्जिस्टिंग कोको स्टोर्स हैं उनको भी ये आहिस्ता आहिस्ता चेंज कर रहे हैं फ्रेंचाइजी मॉडल पर। इसका फायदा क्या होगा? एक्सपेंशन करने में इनको आसानी होगी। वर्किंग कैपिटल इनको उतनी नहीं लगानी पड़ेगी जितनी ये कोको स्टोर्स में लगाते थे। हाँ, मार्जिन्स कंपनी के एक्सपेंड नहीं होंगे, बिल्कुल नहीं होंगे, क्योंकि आपको फ्रेंचाइजी स्टोर्स में रॉयल्टी लेनी पड़ती है, विच इज मच लेस देन द ग्रोस मार्जिन इन कोको स्टोर्स। सिर्फ स्टोर एक्सपेंशन नहीं, बल्कि जो एग्जिस्टिंग स्टोर्स थे वो भी इस क्वार्टर में सेम स्टोर सेल्स ग्रोथ लगभग 24% की रही है, और ये कंसिस्टेंट परफॉर्मेंस रही है कल्याण की, है ना। इसके अलावा स्टड रेशो 29%, मच बेटर देन टाइटन इन दिस क्वार्टर, स्पेशली कंसीडरिंग कि कल्याण को हम एक साउथ इंडियन प्लेयर मानते थे, रीजनल प्लेयर मानते थे, जहां पर स्टड रेशो रिलेटिवली कम होती है। लेकिन कल्याण ने जो एक्सपेंशन दिखाई है रेस्ट ऑफ इंडिया में,
उसकी वजह से इनकी स्टड रेशो लगातार बढ़ रही है 29%। इससे ज्यादा बेटर स्टड रेशो किसी की भी नहीं थी इस क्वार्टर में। उसके बाद इनका डेट रिड्यूस हो रहा है, ठीक है, जिसकी वजह से जो इनका इबिटा है वो पैट में दिखाई देने लग जाएगा। इनकी हाइपर लोकल स्ट्रेटजी बहुत ज्यादा कामयाब रही है, जिसके हिसाब से इन्होंने 1000 से भी ज्यादा सर्विस सेंटर खोले हैं अलग अलग जगह पर, जो ज्वेलरी मार्केट में नए क्लाइंट्स को अट्रैक्ट करने का परफेक्ट तरीका है। उसके बाद कैंडीर को ये ऑफलाइन लेके जा रहे हैं, जो प्राइमरीली इनकी ऑनलाइन ब्रांड थी, और अकॉर्डिंग टू मैनेजमेंट वहां पर ग्रोथ बहुत अच्छी नजर आने वाली है अगले कुछ साल के अंदर भी। बट समस्या कल्याण में भी वही है जो लगभग टाइटन में थी। वैल्यूएशंस कल्याण की बहुत रीच हो चुकी हैं। अगर पिछले 5-6 महीने की बात करूं तो कल्याण की पीई रेशियो लगभग 70 से 75 के बीच में रही है, और हमको जो फ्यूचर ग्रोथ एक्सपेक्टेड है वो 30 से 35% के आसपास एक्सपेक्टेड है। अब 30 से 35% की ग्रोथ पर 70 से 75 पीई पर अगर हम पैग रेशियो कैलकुलेट करेंगे तो वो 2 से ऊपर आती है, 2 से 2.25 के आसपास आती है, जो मेरे हिसाब से बहुत सस्ती नहीं है, स्पेशली कंसिडरिंग कि पिछले 1 साल से गोल्ड की कीमत लगातार बढ़ रही है। और जब भी इस तरीके का माहौल होता है ना कि गोल्ड की कीमत लगातार बहुत कम समय में बहुत रैपिडली बढ़ी है, तो हमने देखा है कि ज्वेलरी के प्लेयर्स अगले 3-4 महीने तक, 6 महीने तक बहुत अच्छा परफॉर्म नहीं करते। तो इस समय मैं कल्याण को बहुत ज्यादा हाई वैल्यूएशन नहीं देना चाहूंगा। हाँ, क्वालिटी प्लेयर है, बहुत अच्छा परफॉर्म कर रहा है, वैल्यूएशंस कहीं ज्यादा बेटर नजर आ रही है इन कंपैरिजन टू टाइटन, लेकिन स्टिल सस्ता नहीं है स्टॉक, मैं ये कहना चाह रहा हूं। अब बात करते हैं तीसरे लिस्टेड रिटेल प्लेयर की, पीएम गडगिल। 6 महीने पहले स्टॉक लिस्ट हुआ था और ये महाराष्ट्र का रीजनल प्लेयर है, महाराष्ट्र में बहुत अच्छा कर रहा है। आईपीओ के बाद इनका प्लान है कि अगले 1-2 साल में महाराष्ट्र का सबसे बड़ा रिटेल चेन बनना चाहते हैं ये ज्वेलरी का, जो शायद ये बन भी जाएंगे टाइटन को ओवरटेक करके। स्टोर इकोनॉमिक्स के पॉइंट ऑफ व्यू से अगर बात करूं तो पीएन गडगिल बहुत अच्छा दिखाई दे रहा है। इनकी जो एवरेज सेल है पर स्टोर वो लगभग 130 करोड़ के आसपास है, कल्याण की 70 से 75 करोड़ के आसपास है, और टाइटन की शायद 50-60 करोड़ के आसपास है। सेंको के स्टोर से एवरेज रेवेन्यू लगभग 30 से 35 करोड़ के आसपास आता है पर ईयर। तो स्टोर इकोनॉमिक्स पॉइंट ऑफ व्यू से कंपनी अच्छा खासा कर रही है, स्टोर एक्सपेंशन पॉइंट ऑफ व्यू से भी अच्छा खासा कर रही है। 2024 में जब इनका आईपीओ आना था उस समय इनके 36 स्टोर्स थे, मोस्ट ऑफ देम इन महाराष्ट्र। उसके बाद 2025 में ये फिगर 53 हो जाएगी, विच इज क्वाइट अ बिग जंप, ठीक है। 2026 में जो इनका प्लान है वो इन स्टोर्स को 78 स्टोर्स तक लेके जाने का है। अब इसके अंदर 8 से 10 जो स्टोर होंगे वो लाइफस्टाइल बाय पीएनजी होंगे, जो छोटी ज्वेलरी के स्टोर्स होंगे, ठीक है। कंपनी एक्सपेक्ट कर रही है जो इनके ट्रेडिशनल स्टोर्स हैं और जो इनके न्यू लाइफस्टाइल स्टोर्स हैं उन दोनों में ही अच्छी ग्रोथ देखने को मिलेगी अगले कुछ क्वार्टर्स में या अगले कुछ सालों के अंदर। ऑपरेटिंग लेवरेज भी कंपनी के अंदर नजर आ रही है। उसके बाद मार्जिन एक्सपेंशन की भी उम्मीद है। एक तो कंपनी ने गोल्ड मेटल लोन लेना शुरू कर दिया है, जिससे उनकी जो डेट की कॉस्ट होगी वो रिड्यूस हो जाएगी। कंपनी एक्सपेक्ट कर रही है कि स्टड रेशियो भी एक्सपेंड होगी फ्रॉम 11% टू 15% इन नेक्स्ट 1 और 2 ईयर्स, तो वो भी मार्जिन एक्रेटिव होगा। Q3 के रिजल्ट्स कंपनी के ठीक ठाक आए थे, खासकर जो पैट ग्रोथ है वो 50% से ज्यादा थी। अगले 3-4 साल की मैं बात करूं तो हम एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि ये कंपनी 25% के आसपास ग्रो कर सकती है, स्पेशली कंसीडरिंग कि इनकी जो स्टोर एक्सपेंशन है वो बहुत रैपिड होने वाली है, ठीक है। अब आज के दिन में स्टॉक लगभग 35 से 40 की पी के आसपास मिल रहा है, और अगर हम 20 से 25 के आसपास इनकी ग्रोथ माने, 20 से 25% के आसपास ग्रोथ माने, तो इनकी जो पैग रेशियो है वो लगभग 1.5 के आसपास आएगी, विच इज क्वाइट डिसेंट। मतलब 1.5 के आसपास मैं यूं नहीं कहूंगा बहुत सस्ती है, स्पेशली कंसिडरिंग कि पीएन गडगिल एक नया प्लेयर है, जो इनकी मैनेजमेंट है उनका कोई ट्रैक रिकॉर्ड नहीं है हमारे पास, है ना। और उसके बाद ये उतनी बड़ी ब्रांड नहीं है जितनी बड़ी कल्याण है या फिर टाइटन है। इनके मार्जिन्स भी अगर आप देखेंगे तो बहुत कम है, लगभग 4% के आसपास कंपनी ऑपरेटिंग मार्जिन्स कर रही है, जबकि जो टाइटन है वो 10-11% करती है। इवन सेंको जैसा प्लेयर जो है वो 6-7-8% के मार्जिन की बात करता है। तो मार्जिन्स इनके रिलेटिवली कम है इन कंपैरिजन टू देयर पीयर। अब मार्जिन कम होने का रीजन एक ये भी है कि इनका 75 से 80% के आसपास जो धंधा है ना वो रिटेल से आता है। उसके अलावा इनका बिजनेस ई कॉमर्स का बिजनेस है, उसके बाद गोल्ड रिफाइनिंग का बिजनेस है, वो बिजनेस बहुत अच्छा परफॉर्म नहीं कर रहे, जिसकी वजह से इस कंपनी की ग्रोथ उतनी रैपिडली नहीं आएगी जितनी रैपिडली प्योर ज्वेलरी प्लेयर्स की आ सकती है।
उसके बाद लोकल प्लेयर है कल्याण की तरह या टाइटन की तरह एक पैन इंडिया प्लेयर नहीं है, जिसकी वजह से भी मार्केट इस कंपनी को डिस्काउंट दे रही है। इसीलिए स्टॉक आधी कीमत में मिल रहा है, आधी पी रेशो में मिल रहा है इन कंपैरिजन टू कल्याण, और टाइटन के कंपैरिजन में तो और भी ज्यादा डिस्काउंट मिल रहा है। अगर कोई बंदा पीएन गाडगिल जैसी कंपनी में इन्वेस्ट करता है तो उसको सबसे बड़ा रिस्क झेलना पड़ेगा, एग्जीक्यूशन का रिस्क। आज के दिन में मैनेजमेंट जो बोल रही है, जो प्लान बता रही है, वो बहुत अच्छा लग रहा है, लेकिन अभी भी वो ऑन पेपर है। हमें नहीं पता कि एग्जीक्यूट मैनेजमेंट कितना अच्छा कर पाएगी। अगर मैनेजमेंट ने कल्याण की तरह एग्जीक्यूट कर दिया तो आपका और मेरा पैसा बहुत अच्छा बन जाएगा। लेकिन अगर मैनेजमेंट फोल्टर कर देती है, जैसे आज के दिन में सेंको करती हुई नजर आ रही है, तो शायद रिटेल इन्वेस्टर को नुकसान भी झेलना पड़ सकता है, स्पेशली कंसीडरिंग कि गोल्ड की कीमत पिछले एक साल में बहुत ज्यादा रैपिड स्पीड से बढ़ी है। अब बात कर लेते हैं सेंको की। बिगेस्ट डिसअपॉइंटमेंट ऑफ दिस क्वार्टर इन ज्वेलरी सेक्टर। देखिए, Q3 और Q4 ज्वेलरी सेक्टर के लिए बहुत अच्छे क्वार्टर्स होते हैं, क्योंकि यहाँ पर फेस्टिवल का सीजन होता है और शादियों का सीजन होता है, बहुत सारी ज्वेलरी बिकती है, तो इसीलिए ये जितने भी कंपनीज हैं वो बहुत अच्छा रिजल्ट्स दे रही हैं। लेकिन सेंको एक एक्सेप्शन है। इनका ईबिटा इस क्वार्टर में डीग्रो हो गया ईयर ऑन ईयर। उसके बाद इनका जो ईबिटा मार्जिन था, जो 7% के आसपास रहता था, वो घट के 4% पे आ गया। पैट मार्जिन भी डिक्रीज हो गया, स्टड रेशियो भी डिक्रीज हो गई। सेंको हैज ट्रूली अंडर परफॉर्म्ड। इसीलिए स्टॉक की भी लगातार पिटाई पे पिटाई हो जा रही है। स्टॉक की पिटाई की वजह से इनका पी रेशियो आज के दिन में लगभग लगभग 30 से 35 के बीच में आ गया है। अब 30 से 35 का पी रेशियो, सपोज कीजिए सेंको ग्रो करता है ऑलमोस्ट 20% के आसपास, हम उम्मीद करेंगे 20% से तो ग्रो कर ही लेगा फ्यूचर में, क्योंकि जो पूरी इंडस्ट्री है वही 15 से 20% के आसपास ग्रो करेगी। सेंको सपोज कीजिए इंडस्ट्री की एवरेज पे ग्रो करता है, तो हमको उसकी पेग रेशो आज के दिन में 1.5x के आसपास दिखाई दे जाती है। देखिए, सेंको की स्टोरी ऑलमोस्ट सेम है जो पीएन गाडगिल की स्टोरी मैंने आपको बताई है। एक छोटा सा रीजनल प्लेयर जो अब एक पैन इंडिया प्लेयर बनना चाहता है। सेंको ने शुरुआत की वेस्ट बंगाल से, ईस्ट इंडिया से, और आज के दिन में इनके स्टोर्स नॉर्थ इंडिया के अंदर भी हैं और साउथ इंडिया के अंदर भी हैं। ये कोशिश कर रहे हैं पैन इंडिया प्लेयर बनने की। इस तरीके की ग्रोथ के टाइम पर एग्जीक्यूशन रिस्क हमेशा रहता है। आज Q3 सेंको के लिए बहुत अच्छा क्वार्टर नहीं रहा। अगर कोई इन्वेस्टर सेंको में आज के दिन में इन्वेस्ट करता है तो वो इस एक्सपेक्टेशन पे इन्वेस्ट करता है कि Q3 वाज एन एक्सेप्शन। ठीक है, कंपनी अच्छा परफॉर्म कर सकती है, बिल्कुल अच्छा परफॉर्म कर सकती है, इन्होंने पास्ट में भी बहुत अच्छा परफॉर्म किया था, लेकिन Q3 के रिजल्ट्स को मार्केट ने खराब इसलिए माना क्योंकि जो इनके पीयर्स हैं उन्होंने इतना बुरा परफॉर्म नहीं किया, तो सेंको उसी मार्केट में रहते हुए इतना बुरा परफॉर्म क्यों कर रही है, दैट वाज द मेन क्वेश्चन। इसीलिए शेयर मार्केट सेंको को पनिश कर रही है। देखिए, सेंको कोई बुरा प्लेयर नहीं है, एक दो क्वार्टर किसी भी कंपनी के लिए खराब हो सकते हैं, लेकिन इस तरीके के माहौल में जब एक बियरिश सेंटीमेंट बना हुआ है मार्केट के अंदर, मार्केट को तो पनिश करना ही करना था। अब सारा दारोमदार नेक्स्ट क्वार्टर के रिजल्ट्स के ऊपर डिपेंड करता है। मैनेजमेंट की कमेंट ये है कि हम 7% के आसपास मार्जिन्स मेंटेन करेंगे। अब इतने मार्जिन्स मेंटेन करना पूरे साल के लिए विल बी अ ह्यूज टास्क फॉर दिस मैनेजमेंट, है ना। तो हमें नेक्स्ट क्वार्टर के रिजल्ट बहुत क्लोजली फॉलो करने पड़ेंगे। इसी तरीके से एक और छोटा प्लेयर है तमिलनाडु के अंदर जिसका नाम है थंगामाइंड। बहुत बढ़िया रिजल्ट आए हैं कंपनी के, लेकिन कंपनी के साथ समस्या ये है कि कंपनी कॉन कॉल्स नहीं करती और ना ही इन्वेस्टर्स प्रेजेंटेशन देती है, जिसकी वजह से इस तरीके की कंपनी में इन्वेस्ट करना बहुत मुश्किल हो जाता है आप जैसे और मेरे जैसे रिटेलर को। अब इस कंपनी की सबसे अच्छी बात यह है कि ये कंपनी टीयर 2 और टीयर 3 सिटीज में इनके मैक्सिमम शोरूम्स हैं तमिलनाडु के अंदर, जहां पर जो शोरूम का साइज है वो छोटा होता है और उसके बाद जो इन्वेंट्री टर्न होती है वो बहुत ज़्यादा होती है, क्योंकि इनकी जो ज्वेलरी डिज़ाइंस है ना वो लिमिटेड होते हैं, बहुत ज़्यादा एसकेयूज ये रखते नहीं है, क्योंकि इनको लोकल टेस्ट और लोकल प्रेफरेंस का पता होता है। उसके बाद ये अपनी मार्केटिंग करते हैं ये कहते हुए कि हम एक वैल्यू ब्रांड है, यानी हमारे जो मेकिंग चार्जेस हैं वो अपने कॉम्पिटिटर्स के रिलेशन में सबसे कम है। तो इस तरीके के प्लेयर्स के साथ ब्रांड लॉयल्टी जुड़ जाती है कस्टमर्स की। हाँ, स्टड रेशो बहुत कम है क्योंकि तमिलनाडु का प्लेयर है, वहां पर स्टडेड ज्वेलरी बहुत ज्यादा चलती नहीं है, लेकिन रिजल्ट्स बहुत अच्छे हैं कंपनी के। अगर मैं प्रॉब्लम की बात करूं तो सबसे बड़ी प्रॉब्लम तो यही है कंपनी के अंदर की कंपनी की प्रेजेंटेशन सवाल नहीं लेना चाहती क्योंकि कौन कॉल्स नहीं करती है। उसके बाद कंपनी हेजिंग भी पूरी नहीं करती अपने गोल्ड की। शायद उन्होंने हेजिंग अभी पिछले 1-2 साल से शुरू की है, जहां पर ये 50 से 60% के आसपास जो अपनी इन्वेंट्री है उसको हेज करते हैं, तो वो भी एक रिस्क होता है, खासकर कंसिडरिंग कि अगर गोल्ड की कीमत यहां से गिरने लग जाती है तो।
है ना। इसके बाद और समस्या इस कंपनी में ये है कि आज के दिन में जो इसकी पीई रेशो है वो लगभग 45 से 50 के आसपास है ना। और कंपनी की ग्रोथ रेट जो हम एक्सपेक्ट कर सकते हैं, मैनेजमेंट तो कुछ बता नहीं रही, हम एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि कंपनी ग्रो कर देगी लगभग 25% के आसपास। तो उस केस में कंपनी की पैग रेशो 2 से ऊपर बढ़ती है। तो अब 2x से फालतू की पैग रेशो पे मैं तंगा माइल क्यों खरीदूंगा, मैं कल्याण नहीं खरीदूंगा, क्योंकि कल्याण एक पैन इंडिया प्लेयर है जिसका एक प्रूवन ट्रैक रिकॉर्ड है ना। थंडा माइल के साथ वो सिचुएशन है नहीं, तो इसीलिए रिटेल इन्वेस्टर को थंडा माइल में पोजीशन बनाना थोड़ा सा डिफिकल्ट हो जाता है। ये तो होगी बड़ी बड़ी इंपॉर्टेंट रिटेल चेन्स। अब मैन्युफैक्चरर्स की बात कर लेते हैं। सबसे पहले शुरुआत करते हैं स्काई गोल्ड से। स्काई गोल्ड सबसे बड़ा लिस्टेड मैन्युफैक्चरर है इंडिया के अंदर, जो ज्वेलरी बनाता है कल्याण के लिए, मालाबार के लिए, जॉय लुकास के लिए, सेंको जैसे प्लेयर्स के लिए। सो वैल्यू चेन का एक बहुत इंपॉर्टेंट हिस्सा है। इनका बिजनेस मॉडल है कि ये अपनी ज्वेलरी खुद मैन्युफैक्चर करते हैं और जितने भी क्लाइंट्स हैं उनको डिस्ट्रीब्यूट करते हैं। और स्काई गोल्ड से अच्छी ग्रोथ इंडस्ट्री में कोई भी नहीं दिखा रहा। हमें उम्मीद है कि अगले 3-4 साल में स्काई गोल्ड लगभग 50% CAGR से ग्रो करेगा, और पैट की ग्रोथ और ईबिटा की ग्रोथ शायद उससे भी ज्यादा हो सकती है। अब इतनी ज्यादा हाई एक्सपेक्टेशन हमें क्यों है? सबसे पहली बात, जो एंड इंडस्ट्री है, जो रिटेलर्स हैं, वही 20-25% से ग्रो कर रहे हैं। तो स्काई गोल्ड जो इनका मैन्युफैक्चरर है, जो इनका सप्लायर है, वो भी अच्छी खासी स्पीड से ग्रो कर रहा है। उसके बाद इनके जो क्लाइंट्स हैं, नंबर ऑफ क्लाइंट्स हैं, वो एक्सपेंड कर रहे हैं। स्काई गोल्ड बहुत एग्रेसिवली नए क्लाइंट्स को अपने साथ जोड़ रहा है। टाइटन का कैरेट लेन इन्होंने ऑन बोर्ड कर लिया है। उसके बाद जो आदित्य बिरला अपनी ज्वेलरी चेन शुरू करेगा, जो बहुत रैपिडली ग्रो होने वाली है, उनको इन्होंने ऑन बोर्ड कर लिया है। तो इस तरीके से जो इनके क्लाइंट्स है ना, वो बहुत जल्दी रैपिडली ग्रो कर रहे हैं। उसके बाद जो इनके एग्जिस्टिंग क्लाइंट है, उनका वॉलेट शेयर बहुत ज्यादा एक्सपेंड हो रहा है। यानी आज के दिन में जो एग्जिस्टिंग क्लाइंट है, फॉर एग्जांपल टाइटन है, वो 20 किलो सोना इनसे खरीदता है, लेकिन वो भी तो 20-25% से ग्रो कर रहे हैं। तो हो सकता है 2 साल या 3 साल के बाद वो 40 किलो सोना इनसे खरीदे, तो उस वजह से ग्रोथ आ रही है। उसके बाद वैल्यू ग्रोथ तो गोल्ड में आ ही रही है पिछले 1 साल से, क्योंकि गोल्ड की कीमत लगातार बढ़ रही है। उसके बाद ये कैपेसिटी एक्सपेंशन कर रहे हैं। कैपेसिटी इनकी लगभग 225 किलो की थी 2 साल पहले। पिछले साल इनकी कैपेसिटी ऑलमोस्ट 750 किलो की हो गई। इस साल शायद इनकी कैपेसिटी 1050 केजी से ऊपर हो गई है। कि जो कैपेसिटी एक्सपेंशन है वो इसलिए हो रही है क्योंकि ये एंटिसिपेट कर रहे हैं ग्रोथ को, कि डिमांड ग्रोथ लगातार आती रहेगी। तो हम भी एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि कंपनी के जो रेवेन्यूज हैं वो अगले 3-4 साल में 50% तक भी एक्सपेंड कर सकते हैं। कंपनी नई नई एक्विजिशन भी कर रही है। 3 या 4 क्वार्टर पहले इन्होंने 2 कंपनीज को एक्वायर किया था, जिनका कंसोलिडेटेड रेवेन्यू पोटेंशियल 2024 में 400 करोड़ के आसपास था। वहां से भी ग्रोथ आ रही है। तो ऑर्गेनिकली भी ग्रो कर रहे हैं और इनऑर्गेनिकली भी ग्रो कर रहे हैं। इसके अलावा कंपनी के मार्जिन एक्सपेंड होने की भी हमें उम्मीद है। अब मार्जिन एक्सपेंड होने का क्या रीजन है? एक तो इकोनॉमी ऑफ स्केल, जैसे जैसे कंपनी बड़ा प्लेयर बनती जाती है तो उसे इकोनॉमी ऑफ स्केल का बेनिफिट होने लग जाता है। ठीक है, वो ज्यादा से ज्यादा क्लाइंट्स उसकी तरफ अट्रैक्ट होने लग जाते हैं, क्योंकि जो रिटेल चेन्स हैं वो भी इस तरीके के मैन्युफैक्चरर चाहती है जहां पर डिसरप्शंस कम हो। तो जैसे जैसे स्काई गोल्ड बड़ा होगा, इनके पास क्लाइंट ज्यादा आते रहेंगे और इनके मार्जिन्स भी इंप्रूव होने लग जाएंगे, क्योंकि एक ही कॉम्प्लेक्स में जो सारे कारीगर बैठे हैं वो ज्वेलरी डिजाइन कर रहे हैं, तो जो ऑपरेटिंग कॉस्ट है वो कम हो जाएगी, है ना। इसके अलावा कंपनी का जो वर्किंग कैपिटल लोन है उसमें गोल्ड लोन की परसेंटेज बढ़ रही है, जो गोल्ड लोन रिलेटिवली कम रेट पर मिलता है। ठीक है, उसकी वजह से भी इनके मार्जिन्स इंप्रूव होंगे। रिमेंबर, इस तरीके की कंपनी में इन्वेंट्री और रिसीवेबल्स बहुत हाई होते हैं, तो वर्किंग कैपिटल बहुत ज्यादा लगती है ना। तो कंपनी के जो वर्किंग कैपिटल डेज थे वो भी हमने डिक्रीज होते हुए नजर आए हैं पिछले 3-4 साल के अंदर। ये स्टॉक आज के दिन में 40 से 45 की पी पर मिल रहा है। उसके बाद अगर हम उम्मीद करें कि स्टॉक 50% से बढ़ेगा, तो जो इसकी पैग रेशो है वो लेस देन 1 आ जाती है, विच लुक्स वेरी अट्रैक्टिव राइट नाउ। लेकिन रिस्क सुनने बहुत जरूरी है। ठीक है, सबसे पहले तो ये ध्यान दीजिएगा कि ये कंपनी वैल्यू चेन में जो रिटेलर्स हैं उनसे नीचे आती है, तो इस कंपनी को उतने ज्यादा पी रेशो नहीं मिलना चाहिए जो रिटेलर को मिलता है, ऐसा मुझे लगता है। ठीक है, क्यों? क्योंकि अगर रिटेलर से डिमांड कम हो जाती है तो स्काई गोल्ड किसको बेचेगा? सारी चीजें रिटेलर के ऊपर डिपेंड करती हैं कि रिटेलर किस स्पीड से ग्रो कर रहा है। कंपनी ने कैपेसिटी एक्सपेंशन कर तो ली, लेकिन वो कैपेसिटी यूटिलाइजेशन आज भी 50% से कम है। यानी जो उनकी इतनी बड़ी फैसिलिटी है वो पूरी यूज नहीं हो रही है। अगर हम और प्लेयर्स की कमेंट्री सुनेंगे तो हम पाएंगे कि जैसे जैसे गोल्ड की कीमत बढ़ती है ना,
तो जो डिमांड है ना वो कम हो जाती है। तो जितना प्रॉफिट इन कंपनीज ने पिछले 1 साल में कमाया था ना, वो प्राइस बढ़ने की वजह से कमाया था, क्योंकि गोल्ड की कीमत बढ़ रही थी। लेकिन गोल्ड की जो वॉल्यूम ग्रोथ है ना, वो बहुत ज्यादा नहीं हो रही थी। और अगर गोल्ड की कीमत ऐसे ही बढ़ती रही तो हो सकता है स्काई गोल्ड जो एक्सपेक्ट कर रही है ग्रोथ, उतनी ग्रोथ इनके पास ना आए, क्योंकि एंड कंज्यूमर अब कम गोल्ड खरीद रहा है, क्योंकि गोल्ड बहुत ज्यादा महंगा हो गया है, बजट में नहीं आ रहा है गोल्ड। ठीक है, ये सबसे बड़ा रिस्क है स्काई गोल्ड के साथ। जब भी हम किसी कंपनी की एक्सपेक्टेशन करते हैं ना कि ये कंपनी 40%, 50%, 60% से ग्रो करेगी, तो उसमें रिस्क बहुत बड़े बड़े होते हैं। रिस्क पे ध्यान देना बहुत जरूरी है। दूसरे जो मैन्युफैक्चरर्स हैं, उन्होंने अपने जो एक्सपेंशन प्लान्स हैं उनको होल्ड पे डाल दिया है। तो हो सकता है कि स्काई गोल्ड भी अगले कुछ क्वार्टर्स में ऐसा ही करे, और अगर ऐसा करती है तो मार्केट उनको डेफिनेटली पनिश करेगी, स्पेशली कंसीडरिंग कि मार्केट अभी बहुत बियरिश सेंटीमेंट से गुजर रही है। अब एक और छोटे से प्लेयर का बिजनेस मॉडल डिस्कस कर लेते हैं, खजांची ज्वेलर्स लिमिटेड। छोटा सा प्लेयर है, लगभग 1400-1500 करोड़ के आसपास मार्केट कैप है। इनका बिजनेस मॉडल टोटली डिफरेंट है स्काई गोल्ड से, क्योंकि ये अपनी ज्वेलरी मैन्युफैक्चर नहीं करते। इन्होंने 50-60 वेंडर्स पकड़ रखे हैं, ठीक है, उनसे ज्वेलरी खरीदते हैं और जितनी भी रिटेल चेन्स हैं उनको देते हैं। यानी जो स्काई गोल्ड मैन्युफैक्चर कर रहा था, खजांची वो मैन्युफैक्चरिंग भी नहीं करता। इन्होंने तो अपना बिजनेस मॉडल बिल्कुल ही एसेट लाइट कर दिया है। ठीक है, एक पॉइंट ऑफ व्यू से अगर आप देखोगे तो बहुत अच्छी बात है। इनको ना मैन्युफैक्चरिंग लगानी पड़ रही है, इनका जो वर्किंग कैपिटल में पैसा है वो भी रिलेटिवली कम फंसेगा इन कंपैरिजन टू स्काई गोल्ड। लेकिन अगर आप दूसरे पॉइंट ऑफ व्यू से देखो कि यार ये वैल्यू एडिशन क्या कर रहे हैं वैल्यू चेन में, ये बस वेंडर्स से सामान उठाते हैं, ज्वेलरी उठाते हैं और रिटेलर्स जैसे टाइटन या कल्याण हो गया उनको बेच देते हैं। इनमें इन्होंने क्या किया, ये तो सिर्फ एक एग्रीगेटर का काम कर रहे हैं, वैल्यू एडिशन तो कोई हुआ नहीं। तो इस तरीके की कंपनी तो सिर्फ एक ट्रेडिंग कंपनी हो गई, मैं तो ये कहूंगा। तो इस जैसी कंपनी को 50 का पी क्यों मिल रहा है, सवाल ये उठता है ना। तो इस तरीके के क्वेश्चंस आपको अपने आप से पूछने होंगे जब भी आप किसी धंधे को पढ़ रहे हैं। स्काई गोल्ड से ज्यादा पीई मिलने का एक रीजन तो कंपनी के साथ ये हो सकता है कि कंपनी आहिस्ता आहिस्ता गोल्ड रिटेल में आ रही है, ज्वेलरी रिटेल में आ रही है। यानी इन्होंने अपना आईपीओ से जो पैसा आया था उससे चेन्नई में एक 10,000 स्क्वायर फीट का शोरूम खड़ा कर दिया। वहां से मार्जिन 10 से 11% के आसपास होते हैं, है ना। जो इनकी मैन्युफैक्चरिंग है, जहां पर ये वेंडर से उठा के रिटेलर्स को दे रहे हैं, वहां पर 4% के आसपास इनके मार्जिन बनते हैं। तो जो इनकी नई बिजनेस सेगमेंट है ना, वो मार्जिन एक्रेटिव है। यानी अगले 2-3 साल में जब वहां से रेवेन्यू 25% के आसपास आने लग जाएगा फ्रॉम इट्स रिटेल ब्रांच, जब ये 4-5 और नई ब्रांचेस खोल देंगे, रिटेल स्टोर्स खोल देंगे, तो इनके मार्जिन स्काई गोल्ड से हमें ज्यादा नजर आने लग जाएंगे। शायद इसीलिए मार्केट इनको 50-55 के आसपास का पी रेशो दे रही है। एक रीजन तो ये हो सकता है। लेकिन एक काउंटर पॉइंट भी है कि कंपनी के पास एक बुलियन का बिजनेस भी है जो ठीक ठाक कर रहा है, लेकिन उतनी एक्सेप्शनल ग्रोथ के साथ ग्रो नहीं कर रहा जितना हमारा रिटेल बिजनेस या मैन्युफैक्चरिंग बिजनेस कर सकता है। तो हो सकता है मार्केट को वो चीज पसंद ना आए, तो वो एक नेगेटिव पॉइंट है कंपनी के साथ। तो जब भी कोई बिजनेस पढ़ो ना, तो हमेशा पीयर्स को पढ़ो, ठीक है, कि जो उसके साथ वाली कंपनियां हैं वो कैसा कर रही हैं, उनका बिजनेस मॉडल कैसा है, उस कंपनी को ज्यादा पी क्यों मिल रही है, उसका रीजन ढूंढने की कोशिश करो। जब इस तरीके से आप बिजनेसेस को एनालाइज करने लग जाओगे ना, तो आपको भी बेटर आइडिया होने लग जाएगा। अब अगर ग्रोथ की बात करूं तो मैनेजमेंट कह रही है हम 30-35% से ग्रो कर लेंगे। चलो 35% पकड़ के चलते हैं, हो सकता है कि कंपनी 35% से ज्यादा भी ग्रो कर ले। अगर 35% पकड़ के चले तो आज के दिन में कंपनी की पीई लगभग 45 से 50 के आसपास है। तो इनकी जो पैग रेशो होगी वो 1.5 से नीचे ही होगी, 1 से ऊपर और 1.5 से नीचे। अब इस पैग रेशो में कंपनी बुरी नहीं लग रही, बिल्कुल बुरी नहीं लग रही। लेकिन आपको अगर इन्वेस्ट करना है पैसा, तो आप कंपेयर करना स्काई गोल्ड से, क्योंकि बिजनेस मॉडल कहीं ना कहीं कंपेरेबल है दोनों कंपनीज का। तो आपको बेटर आइडिया होगा कि हमको कौन सी कंपनी में इन्वेस्ट करना चाहिए। वीडियो बहुत लंबी होती जा रही है, लेकिन मैं एक और प्लेयर का डिस्कशन करना चाहूंगा यहाँ पर। एक बहुत छोटा सा प्लेयर है जिसका नाम है RBZ ज्वेलर्स। अब बहुत छोटी कंपनी है, 600-700 करोड़ के आसपास मार्केट कैप है, लेकिन कंपनी का जो बिजनेस मॉडल है वो बहुत डिफरेंट है इन कंपैरिजन टू स्काई गोल्ड या खजांची ज्वेलर्स। कैसे? ये गोल्ड ज्वेलरी मैन्युफैक्चर करते हैं अपने क्लाइंट्स के लिए, टाइटन इनका बहुत बड़ा क्लाइंट है। एक तरीका तो ये है कि ये अपना गोल्ड खरीदते हैं, उसकी ज्वेलरी बनाते हैं और रिटेल प्लेयर्स को बेच देते हैं, जैसे स्काई गोल्ड करता है। दूसरा इनका रेवेन्यू का मोड है कि ये जो गोल्ड है ना, वो क्लाइंट से ही ले लेते हैं, यानी खुद का गोल्ड नहीं खरीदते,
बहुत बड़ा डिफरेंस क्रिएट कर देता है ये आपके बिजनेस मॉडल में। यहाँ पर आपके पास इन्वेंट्री का कोई रिस्क नहीं है, क्योंकि जो गोल्ड है वो आपके क्लाइंट्स ने ही आपको दिया है। हाँ, आपके रेवेन्यू कम नजर आएंगे, जो आप वॉल्यूम आप देख रहे हो इनके रिजल्ट्स के अंदर, वो आपको रिलेटिवली कम नजर आएंगे, लेकिन आपको मार्जिन्स भी ज्यादा नजर आएंगे। अगर इनकी प्रॉफिट एंड लॉस स्टेटमेंट में जाओगे और देखोगे तो इनके मार्जिन्स लगभग 10 से 11% के आसपास है, इन कंपैरिजन टू स्काई गोल्ड या खजांची, जहां पर 4 या 5% के आसपास मार्जिन्स आपको नजर आते हैं। तो बिजनेस मॉडल टोटली डिफरेंट हो गया, है ना। इसके अलावा इस कंपनी ने अपना एक नया स्टोर भी खोला है अहमदाबाद के अंदर, जहां पर ये रिटेलिंग कर रहे हैं, वहां पर मार्जिन्स अगेन बेटर हैं। तो इस कंपनी के ओवरऑल मार्जिन्स आर मच बेटर इन कंपैरिजन टू इट्स पीयर्स, है ना। कंपनी का एक्सपेंड करने का प्लान था, जो इन्होंने शेल्व कर दिया इस क्वार्टर के अंदर, क्योंकि ये कह रहे हैं कि गोल्ड की उतनी डिमांड हमें नजर नहीं आ रही जितनी डिमांड हमें पहले नजर आ रही थी, क्योंकि गोल्ड की कीमत बहुत ज्यादा बढ़ गई। तो जो इनकी जो खतरनाक स्पीड से एक्सपेंड करने का प्लान था ना, वो अभी पॉज हो गया है। उसके बाद इनका प्लान था कि नए स्टोर्स खोलेंगे, वो खोलने का भी इनका प्लान नहीं है, क्योंकि जो इनका अहमदाबाद का रिटेल आउटलेट है वही पूरी तरह यूटिलाइज नहीं हुआ है। तो बिजनेस मॉडल टोटली डिफरेंट है। लेकिन यहां पर अगर आप देखोगे तो स्टॉक की पीई सिर्फ 20-25 के आसपास है, जो बहुत कम है इन कंपैरिजन टू इट्स पीयर्स, लेकिन रिस्क भी बहुत ज्यादा है। रिमेंबर, ये कंपनी सिर्फ 600-700 करोड़ की मार्केट कैप की कंपनी है, ठीक है। इस कंपनी में आज के दिन में तो जो मालिक हैं वो कौन कॉल कर रहे हैं, लेकिन कितने दिन करेंगे कोई भरोसा नहीं है ना। कोई प्रूवन ट्रैक रिकॉर्ड नहीं है कंपनी का। इस तरीके की कंपनी को आप पढ़ सकते हैं। इसमें पैग रेशो आपको 1 से नीचे नजर आएगी, ग्रोथ के प्रोस्पेक्ट भी बहुत ज्यादा नजर आएंगे, बेस भी छोटा है, तो कंपनी भी बहुत जल्दी ग्रो कर सकती है। लेकिन मैं ये कहूंगा रिस्क भी बहुत ज्यादा है। एग्जीक्यूशन रिस्क माइक्रो कैप कंपनीज में बहुत 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 ज्यादा होता है, तो उस चीज को ध्यान जरूर रखिएगा। लेकिन ये अच्छा तरीका है कंपेयर करने का डिफरेंट बिजनेस मॉडल्स, एक ही सेक्टर की डिफरेंट कंपनीज के बीच में। तो चलिए, तो इस वीडियो को हम यहीं पर कंक्लूड करते हैं। मैं 2-4 और ज्वेलरी प्लेयर्स को डिस्कस करना चाहता था, खासकर गोल्डियन को डिस्कस करना चाहता था, लेकिन वीडियो बहुत ज़्यादा लंबी हो गई है, तो किसी और वीडियो में उसे डिस्कस करेंगे। इस वीडियो में सिर्फ इतना ही। नेक्स्ट वीडियो में किसी और इंटरेस्टिंग आइडिया के साथ मिलेंगे। तब तक के लिए मेहनत करते रहिए, पढ़ाई करते रहिए, पैसा ज़रूर बनेगा, इतना भी मुश्किल नहीं है। बाय बाय, टेक केयर एंड बेस्ट ऑफ लक।